हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करना शुरू कर दिया था। आज की इस वीडियो पार्ट 9 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 3। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न। तो देखिए स्टूडेंट्स, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे दिए गए समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि समुच्चय को निरूपित दो विधियां होती है। ठीक है, एक रोस्टर रूप में और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप में। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में, और इसी को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग मझला ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी अवयव लिखते हैं इस मझले ब्रैकेट में लिखते हैं और कोमा लगाकर लिखते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कोमा लगाकर लिखते हैं लेकिन किसी भी अवयव को दोहराया नहीं जाता है, यानी कि पुनरावृत्ति किसी भी अवयव का नहीं किया जाता है। ठीक है, किसी भी अवयव को केवल एक बार ही लिखा जाता है मझले ब्रैकेट में। ठीक, तो चलिए इसके पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। बोला गया है पहला में a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है और -3 लेस देन x लेस देन 7। तो यहाँ पर बोला गया है कि x सच दैट, जहाँ x है या x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x का मान -3 से बड़ा है। देखिए ये जिसके तरफ मुंह खुला रहता है इसका वही बड़ा रहता है। ठीक है, देखिए x की तरफ मुंह खुला है तो यहाँ पर x -3 से बड़ा है और यहाँ पर 7 से छोटा है। मतलब कि x का वह मान रखना है जो कि -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो चलिए इस चीज को हम लोग कॉपी पर लिख लेते हैं रोस्टर रूप में। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद ये है पहला प्रश्न, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो हल लिखने के बाद लिखेंगे रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में किसको लिखना है, तो पहले प्रश्न को। देखिए रोस्टर रूप में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग मझला ब्रैकेट देंगे, लेकिन इस सेट का नाम है ए, तो ए रख लेंगे और यहाँ पर मझला ब्रैकेट देंगे। और बोला गया था कि ऐसा पूर्णांक है x जिसका मान -3 से बड़ा है। तो -3 से कौन कौन बड़ा हो सकता है, तो माइनस में 2 -3 से बड़ा होता है, माइनस में 1 भी बड़ा होता है, 1 भी बड़ा होता है। ठीक है, और 0 भी बड़ा होता है ना, 0 भी रख लेंगे। 1 भी बड़ा होता है, 2 भी बड़ा होता है, 3 भी बड़ा होता है, 4 भी, और 5 और 6 भी। लेकिन 7 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, 8 भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 से कम ही x का मान रखना था। ठीक है, तो ये हो जाता है रोस्टर रूप में पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। देखिए दूसरा है b बराबर x सच दैट x, यानी कि x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या सभी लोग जानते हैं, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 डॉट डॉट, यही जो होती है प्राकृत संख्या होती है। लेकिन कहाँ तक इसमें है x का मान, x जो है संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है। 6 से कम कौन कौन सी संख्या होगी प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 और 5, जो कि 6 से कम होगी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर प्राकृत बोला गया है, इसलिए हम लोग प्लस में ही केवल लेंगे, माइनस का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं रोस्टर रूप में। यहाँ पर लिखेंगे दूसरा और लिख लेंगे, इसका नाम है बी। तो सबसे पहले लगाएंगे मझला ब्रैकेट, 6 से कम प्राकृत संख्या लिखना है, तो 1 लिखेंगे, 2 3 4 और 5 लिख देंगे, और ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरे का तीसरा प्रश्न,
सेट सी बराबर एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो देखिए यहाँ पर x जो है दो अंकों की संख्या है, लेकिन यह प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या यानी कि माइनस में नहीं होती है और जीरो में भी नहीं होती है, ठीक है। और ये जो होती है प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक जाती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है दो अंकों की प्राकृत संख्या लेना है। क्या करना है, यहाँ पर दो अंकों की प्राकृत संख्या लेना है, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 10 से स्टार्ट होती है। 10, 11, 12 इसी तरह से कहाँ तक जाती है, 10 से स्टार्ट होकर 99 तक दो अंकों की संख्या जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं बताना है, ऐसी दो संख्याएं बताना है जिनका अंकों का योग जो होगा 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 10 जो है इसके अंकों का योग हम जोड़ रहे हैं, तो 0 और 1 जोड़ेंगे तो ये तो 1 बन रहा है जो कि 8 नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है। अगर हम ध्यान दें तो हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से अगर हम चाहें दो अंकों की संख्या का योगफल 8 लाने का, तो हम लोग देखिए कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए 1 को हम लेते हैं तो इसके साथ में अगर 7 रख देते हैं तो ये होता है 17, जो कि दो अंकों की संख्या है। तो 7 और 1 का जोड़ करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसी तरह से क्या करना है, जिनका भी योगफल 8 आएगा उन्हीं दो अंकों की संख्याओं को लिखना है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 3, ठीक है। और 3 नंबर जो है सी नंबर सेट है, और इसमें क्या लिखना है, दो अंकों की ऐसी संख्या लिखना है जिनका योग 8 होना चाहिए। तो देखिए पहला तो लिखेंगे 1 के साथ में 7, तो 1 और 7 मिलकर 8 होता है। और अब की बार पकड़ लेंगे 2, 2 के साथ में क्या लिखेंगे कि हमारा 8 बन जाए, तो 2 के साथ में 6 लिखेंगे यानी 26, तो 8 बनेगा इनके योग। इसी प्रकार से हम लोग 3 को पकड़ेंगे, इस बार 3 के साथ में क्या रखेंगे तो 8 बनेगा, बताइए। तो 5 रखेंगे, बताइए। अब की बार रख रहे हैं 4, तो 4 के साथ में 4 रखेंगे तो 8 बनेगा। इसी प्रकार रखेंगे 5, 5 के साथ में 3 रखेंगे तो 8 बनेगा। इसी प्रकार से अगर हम रख देते हैं 6, 6 के साथ में क्या रखेंगे तो 8 बनेगा, तो 2 रख लीजिए, 8 बनेगा, ठीक है। फिर 7 रखते हैं, तो 7 के साथ में क्या रखें कि 8 बनेगा, तो 1 रख लीजिए, ठीक है, तो 8 बन जाएगा। और ये दो अंकों की संख्या है, ठीक है। और अगर 8 भी रख ले हम, तो 8 के साथ में 0 रख लेंगे, यानी 80 जो होता है प्राकृत संख्या होता है। 8 और 0 का योग हमारा 8 आएगा, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन हम लोग 9 के साथ में रखेंगे, बताइए, 9 तो ज्यादा हो जाएगा ना, इस वजह से हम लोग 9 को नहीं रखेंगे, इतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए किसी को डाउट है तो बोलिए। तो ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, तीसरे का चौथा प्रश्न। देखिए तीसरे का चौथा प्रश्न है, सेट डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। तो देखिए 60 की भाजक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या जो संख्या एक और स्वयं से विभाज्य होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि 60 की कौन कौन सी संख्या होती है, यानी कि 60 की भाजक कौन सी संख्या होगी जो कि अभाज्य भी होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका गुणनखंड करके हम लोग इसका पता करते हैं कि कौन कौन सी संख्या जो है इसके अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो देखिए 60 का अभाज्य संख्या निकालने के लिए तो हम लोग इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 2 से ये कटेगा, कितना बार में कटेगा तो बताइए, 30 बार में कटेगा। फिर 2 से कटेगा 15 बार में। फिर ये 3 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। और ये कटेगा 1 बार में, ठीक है, 5 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए एक बात कि जो भी अवयव पुनरावृत्ति करता है उसे हम लोग 1 बार ही लिखते हैं, यानी कि 2 को हम लोग लिखेंगे 1 बार, और 3 को भी लिख लेंगे, और 5 को भी लिखेंगे। यहाँ से देखिए 2 जो है 1 और 2 से ही कटता है, इस वजह से 2 जो है अभाज्य संख्या है और 60 का भाजक है। 2 से 60 कट जाता है, 3 से भी 60 कटता है, 5 से भी कटता है, और 2, 3 और 5 यही जो है 60 के भाजक है जो कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए
सेट डी है, मझला ब्रैकेट लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3, 5 और ये हो जाते हैं अभाज्य संख्या जो कि 60 के भाजक है। ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, तीसरे का 5वां प्रश्न है, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। यानी किस में लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, किसी भी अवयव को लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। ठीक है, और सभी अवयव को कोमा लगाकर मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो उसे रोस्टर रूप कहा जाता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द में टी को लिखेंगे, तो टी इसमें 2 बार आया है, लेकिन हम लोग लिखेंगे 1 बार। ठीक है, फिर आर लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, एन लिखेंगे, लेकिन ओ को इस बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ 1 बार ही लिखना है, दोहराना नहीं है। एम को लिख लेंगे 1 बार, एम को लिखेंगे 1 बार, उसके बाद हम लोग लिख लेंगे ई को। ठीक है, टी को तो लिख लिया है, टी को दोहराना नहीं है, उसके बाद आर भी नहीं दोहराना है, वाई लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अपनी कॉपी पर हल कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न 5 है ना, और इसका नाम क्या है, ई है। ठीक है, तो ई बराबर लिखेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री शब्द में टी, ठीक है, आर आई जी ओ एन एम ई और वाई। देखिए टी 2 बार आया था, लेकिन हमने क्या किया, 1 बार लिखा। और इसी तरीके से आई भी कितना बार आया था, आई कितना बार आया था बताइए, तो आई 1 बार ही आया था। ओ कितना बार आया था, ओ 2 बार आया था, जिसको हमने 1 बार लिखा है। ठीक है, तो किसी भी अवयव को पुनरावृत्ति नहीं करना है, यानी दोहराना नहीं है। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। देखिए तीसरे का 6वां प्रश्न, यहाँ पर बोला गया है एफ बराबर BETTER बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय को क्या करना है, रोस्टर में लिखना है। तो इसमें से देखिए बी 1 बार लिखेंगे, ई देखिए ई 2 बार है, तो ई को 1 बार ही लिखेंगे, यानी कि बी ई। टी 2 बार आया है, तो 1 बार लिखना है टी को। फिर ई तो हो गया, 1 बार ही लिखना है, आर को लिख लेंगे, तो इसका समुच्चय हो जाएगा BETR। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सेट एफ बराबर मझला ब्रैकेट देंगे BETR, और ये हो जाता है, मझला ब्रैकेट से बंद कर देंगे, और ये हो जाता है तीसरे के 6वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस एक ही प्रश्न, इस अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का 4था प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है।